एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 क्लास 7 साइंस का सॉइल। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो बन चुकी है, उस वीडियो को ध्यान से देखिए, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। ये पार्ट 2 है सॉइल चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉइल पार्टिकल्स के बारे में क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, तो अब आप समझ पाएंगे कि सॉइल टेक्सचर क्या होता है। सॉइल टेक्सचर होता है रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स इन सॉइल, यानी कि किसी पर्टिकुलर सॉइल में कितनी परसेंटेज में सैंड है, कितनी परसेंटेज में सिल्ट है एंड कितनी परसेंटेज में क्ले है, क्ले पार्टिकल्स है। ये डिसाइड करता है कि उस सॉइल का टेक्सचर कैसा है। इस हिसाब से सॉइल को हमने 12 टेक्सचरल क्लासेस में डिवाइड किया है। और ये 12 टेक्सचरल क्लासेस क्या क्या हैं? सैंड, लोमी सैंड, सैंडी लोम लोम, सिल्ट, ऐसे ऐसे करते सिल्टी क्ले लोम, सैंडी क्ले, सिल्टी क्ले एंड क्ले। अब अगर आपको फाइंड आउट करना है कि आपकी सॉइल का एग्जैक्ट टेक्सचर क्या है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितनी कितनी परसेंटेज में ये तीनों पार्टिकल्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सॉइल है, तो इसे हम कहते हैं टेक्सचरल ट्रायंगल। सॉइल टेक्सचर ट्रायंगल। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ है क्ले परसेंटेज, यहाँ है सिल्ट परसेंटेज और यहाँ लिखा है सैंड परसेंटेज। अब हम बात कर रहे थे कि मेरे पास एक सॉइल है जिसमें 20% जो है वो सिल्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो सिल्ट वाली लाइन क्या है? ये वाला, ठीक है। तो 20% उसमें सिल्ट पार्टिकल्स है, तो आप उसको ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, एक लाइन। अब मैं कह रही हूँ कि उसमें 20% सिल्ट है और 20% उसमें सैंड पार्टिकल्स है। तो 20% सैंड पार्टिकल्स है, तो कौन सी लाइन हुई? ये हुई। और उसमें 60% क्ले पार्टिकल्स हैं। 60% क्ले पार्टिकल्स यानी ये लाइन हुई। तो आपकी ये तीनों लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट हुई? ये पूरा एरिया क्या है? क्ले, यानी आपकी जो सॉइल है वो किस टेक्सचर को बिलोंग करती है? क्ले को बिलोंग करती है। अब इसी तरह से आप देख सकते हैं, इसमें अलग अलग टेक्सचर बने हुए हैं। ये क्ले लोम है, ये लोम है, यानी कि अगर आपकी सॉइल की परसेंटेज जो है वो यहाँ कहीं इस किसी एरिया में इंटरसेक्ट करेगी लाइंस, तो वो क्ले लोम होगी। यहाँ करेंगी तो सिल्ट लोम होगी, यहाँ करेंगी तो सैंडी लोम होंगी, राइट। सिर्फ ब्रॉडली इसको समझ लीजिए, आपको ये कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं, राइट, सॉइल टेक्सचर ट्रायंगल के बारे में। टेक्सचर के बारे में आप समझ गए, सॉइल टेक्सचर के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अब हम ये भी समझ सकते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल क्या क्या हैं। 45% मिनरल मैटर प्रेजेंट होता है सॉइल में, यानी कि मिनरल मैटर में आ गए आपके सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स। 5% प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक मैटर, और इसी में आपके सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ गए, ठीक है। 25% होते हैं एयर और 25% होता है वाटर, यानी 25% जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई करता है एयर, 25% ऑक्यूपाई करता है वाटर, 45% होता है मिनरल मैटर जिसमें आ गए सैंड, सिल्ट एंड क्ले, और 5% ऑर्गेनिक मैटर, आपके सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इसी में आ गए। ये है आपकी सॉइल की कॉम्पोजिशन, ये सब है आपकी सॉइल के अंदर। चलिए अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है सॉइल की जिनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। अब जब भी हम सॉइल पर पानी डालते हैं, क्या होता है? कुछ पानी जो है वो एब्जॉर्ब होता है और बाकी का पानी जो है वो नीचे वाली लेयर्स में चला जाता है, राइट। अब the rate at which water percolates or moves through the soil is called as percolation rate। कहने का मतलब ये कि किसी भी सॉइल में जिस स्पीड से पानी जो है वो नीचे जाएगा, जितना टाइम लगाएगा, उसे हम कहते हैं पर्कुलेशन रेट। ओके, अब किसी सॉइल का पर्कुलेशन रेट कितना है ये समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक हॉलो सिलेंडर या फिर एक पाइप या फिर एक स्मॉल टिन कैन। उस फॉर एग्जाम्पल हमने पाइप ले ली। अब उस पाइप को आप लगभग 2 सेंटीमीटर डीप ग्राउंड में गाड़ दीजिए, ठीक है, इस तरह से। ये आपकी सॉइल थी, ये आपने पाइप ले ली और इस पाइप को आपने लगभग 2 सेंटीमीटर डीप जो है ग्राउंड में, सॉइल में इस तरह से फिक्स कर दिया। अब आप 300 ml पानी लीजिए और उस कैन में डालना शुरू कीजिए।
कैन या फिर पाइप जो भी आपने ली है, ठीक है। और टाइम नोट कर लीजिए जब आपने वो पानी डालना शुरू किया। 300 ml पानी लिया आपने और इस तरह से आप वो पानी डालना शुरू कर दीजिए और टाइम नोट कीजिए जब आपने ये शुरू किया। अब आप देखेंगे कुछ देर बाद धीरे धीरे क्या होगा, ये सारा पानी जो है, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे 300 ml है, धीरे धीरे क्या होगा, ये पानी जो है वो सॉइल की नीचे वाली लेयर्स में जाता जाएगा और आपकी पाइप जो है वो खाली हो जाएगी, राइट। तो जब आपकी पाइप खाली हो जाए तब आप फिर से टाइम नोट कर लीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी के पानी को सॉइल में बिल्कुल नीचे जाने में कितना टाइम लगा, राइट। यानी कि उस सॉइल का पर्कुलेशन रेट कितना था। अब पर्कुलेशन रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय पर्कुलेशन टाइम। आपने कितना वाटर लिया इन मिलीलीटर एंड कितना टाइम लगा इन मिनट्स उसको नीचे जाने में। अब हमने क्या लिया था, हमने 300 ml वाटर लिया था और हमने जो एक्सपेरिमेंट किया, सपोज कीजिए हमें पता लगा कि 30 मिनट्स, आधा घंटा लगा उस पूरे पानी को नीचे जाने में, ठीक है। तो आपका पर्कुलेशन रेट कितना हो गया, अमाउंट ऑफ वाटर कितना था 300 ml डिवाइडेड बाय पर्कुलेशन टाइम 30 मिनट्स, यानी आपका पर्कुलेशन रेट हुआ 10 ml पर मिनट। ओके, इसे कहते हैं पर्कुलेशन रेट, किस स्पीड से पानी जो है वो सॉइल के नीचे वाली लेयर्स में जा रहा है। ओके, सो पर्कुलेशन रेट जो है दैट इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। लॉजिकल है, इट इज हाईएस्ट इन सैंडी सॉइल एंड लीस्ट इन क्लेई सॉइल। हमें पता है सैंडी सॉइल्स के पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, पानी एकदम से नीचे चला जाता है तो उनका पर्कुलेशन रेट कैसा हुआ, ज्यादा होता है, हाईएस्ट होता है। और सबसे कम किसका होता है, क्लेई सॉइल का। हमें पता है क्लेई सॉइल वाटर को होल्ड करके रखती है और पानी उसमें से बहुत धीरे धीरे ड्रेन होता है, राइट। ओके, तो सपोज कीजिए ये 3 सॉइल के सैंपल्स थे हमारे पास और हमने उनमें 200 ml पानी डाला, ठीक है। एक को लगे 25 मिनट, एक को लगे 20 मिनट और एक को लगे 10 मिनट पूरी तरह से पर्कुलेट होने में, पूरी पाइप खाली होने में इतना टाइम लग गया, ठीक है। अब हमें बताना है कि कौन सी सैंडी है, कौन सी क्ले हो सकती है और कौन सी लोमी हो सकती है। हम क्या करेंगे, पर्कुलेशन रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। 200 ml पानी था, 25 मिनट्स लिए, पर्कुलेशन रेट हो गया 8 मिलीलीटर पर मिनट। इस केस में हो गया 10 मिलीलीटर पर मिनट और इस केस में हो गया 20 मिलीलीटर पर मिनट। तो अब आप कह सकते हैं, इनफैक्ट अगर आप पर्कुलेशन रेट नहीं भी निकालते, आप टाइम देख के भी आइडिया लगा सकते थे, राइट। जिस सॉइल को सबसे कम टाइम लगा, राइट, जिसमें देखिए सिर्फ 10 मिनट्स में सारा पानी ड्रेन हो गया, तो वो कैसी सॉइल होगी, सैंडी सॉइल। क्योंकि सैंडी सॉइल में एकदम से पानी ड्रेन हो जाता है, उसका पर्कुलेशन रेट बहुत हाई होता है, राइट। देखिए सबसे ज्यादा पर्कुलेशन रेट सैंडी सॉइल का ही है, 20 ml पर मिनट। और जिसको सबसे ज्यादा टाइम लगा, 25 मिनट लगे, कौन सी सॉइल है जिसमें धीरे धीरे पानी ड्रेन होता है, बहुत धीरे धीरे नीचे जाता है, क्लेई सॉइल में, राइट। तो उसका पर्कुलेशन रेट सबसे कम होता है। और ये जो हो गई, ये हो गई आपकी लोमी सॉइल। ओके, तो पर्कुलेशन रेट समझ गए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है मॉइस्चर इन सॉइल। सॉइल मॉइस्चर इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल। सॉइल में कितना अमाउंट में पानी प्रेजेंट है वो उस सॉइल का मॉइस्चर होता है। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं कि कैसे हम जानेंगे कि सॉइल में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, मतलब मॉइस्चर की प्रेजेंस को हम प्रूव करेंगे। उसके लिए आप इस तरह से एक बॉइलिंग ट्यूब ले लीजिए और उसमें 2 स्पून सॉइल डाल दीजिए, आपका जो भी सॉइल सैंपल है, ठीक है। सॉइल सैंपल डाल दीजिए और उसके बाद उसे हीट कीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे उस सॉइल सैंपल में से वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो ऊपर की तरफ आएंगी और इस तरह आपकी ट्यूब के साइड्स में कंडेंस हो जाएंगी। ऑन हीटिंग द वाटर इन द सॉइल इवेपोरेट्स, moves up and condenses on the cooler inner walls of the upper part of the boiling tube, right? आपने तो सिर्फ सूखी सी सॉइल ली थी और उसे हीट किया, लेकिन क्योंकि उस सॉइल में मॉइस्चर प्रेजेंट है तो जैसे ही उसे हीट मिली वो जो वाटर है वो इवेपोरेट होगा और ऊपर आकर जो कूलर साइड्स ऑफ आपकी बॉइलिंग ट्यूब है वहां पर कंडेंस हो जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि सॉइल में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। अब पर्कुलेशन रेट तो हमने देख लिया कि किस स्पीड से पानी नीचे जाता है। अब देखते हैं कि सॉइल जो है, जो वाटर एब्जॉर्ब करती है, वो कितना एब्जॉर्ब करती है। एक्सपेरिमेंट टू शो अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्लास्टिक फनल लेंगे और उसके ऊपर एक फिल्टर पेपर लगा देंगे। इस तरह से आपने एक प्लास्टिक फनल लिया और उसके ऊपर आपने यहाँ फिल्टर पेपर लगा दिया। उसके बाद आपने 50 ग्राम ड्राई पाउडर्ड सॉइल ली और इस फनल के ऊपर रख दी। ठीक है, 50 ग्राम सॉइल ली और इस फनल के ऊपर आपने रख दी। फनल पे पहले फिल्टर पेपर लगाया, फिर 50 ग्राम सॉइल इसके ऊपर रख दी और इस तरह से इस फनल को इस ग्लास टम्बलर के ऊपर आपने सेट कर दिया, इस बीकर के ऊपर आपने सेट कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, एक मेजरिंग सिलेंडर लेना है और उसमें देख लेना है आपने कितना पानी लिया। फॉर एग्जांपल आपने 10 ml पानी उसमें ले लिया। अब उस मेजरिंग सिलेंडर से आप एक ड्रॉपर की मदद से पानी लीजिए और ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है इस सॉइल के ऊपर डाल लीजिए। ये आपका मेजरिंग सिलेंडर है, हमने कितना पानी ले लिया, 10 ml पानी ले लिया। इस ड्रॉपर से आप इस पानी को लीजिए और यहाँ आपकी सॉइल रखी है, इसके ऊपर 50 ग्राम, आप उसके ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे पूरी सॉइल के ऊपर पानी डालिए। एक ही जगह नहीं डालना है, जहां जहां आपका जितनी आपकी सॉइल फैली हुई है धीरे धीरे एक एक ड्रॉप करके पानी डालते जाइए। पानी खत्म हो रहा है, दोबारा इस मेजरिंग सिलेंडर से लीजिए और डालते जाइए, इस तरह से। अब आपको क्या करना है, तब तक पानी डालते रहना है जब तक पानी जो है वो यहाँ से नीचे ना गिरने लगे। जब पानी यहाँ से नीचे गिरने लगेगा तब आप स्टॉप कर जाइए, रुक जाइए। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपको देखना है कि आपके मेजरिंग सिलेंडर में अब कितना पानी बचा। यहाँ से आप पानी ले रहे थे, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कर लीजिए, अब आपके मेजरिंग सिलेंडर में सिर्फ 5 ml बचे, यानी 10 ml से आपने शुरू किया था और 5 ml बच गए, यानी आपने 5 ml का पानी जो है वो इसमें डाल दिया। और जब 5 ml हो गए उसके बाद पानी जो है वो यहाँ से धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरने लगा। कहने का मतलब क्या हुआ, पानी तब गिरने लगेगा जब सॉइल की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है वो पूरी हो जाएगी, यानी सॉइल ने जितना पानी एब्जॉर्ब करना था उतना एब्जॉर्ब कर लिया। जब सॉइल की कैपेसिटी से बाहर हो गया तो वो पानी नीचे ड्रेन कर जाएगा, राइट। तो सॉइल ने कितना पानी एब्जॉर्ब किया, 5 ml एब्जॉर्ब किया। समझ गए आप? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमें ये निकालना होगा कि परसेंटेज ऑफ वाटर कितना सॉइल ने एब्जॉर्ब किया, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, देखिए, सॉइल का वेट कितना लिया था हमने, 50 ग्राम। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितनी ली, 10 ml, और जो फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर रह गई आपके सिलेंडर में वो रह गई 5 ml, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल कितना था, 10 - 5 ml, राइट। 5 ml पानी एब्जॉर्ब कर लिया सॉइल ने। अब अगर हम इसको वेट में देखें तो 1 ml ऑफ वाटर का वेट 1 ग्राम ही होता है। तो क्योंकि ये 5 ml है, अगर 5 ml वॉल्यूम हुई तो अगर वेट, उसका वेट कितना हुआ उतने वाटर का, तो वो 5 ग्राम ही हुआ। ठीक है, इसलिए अब हम अगर देखें कि परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, तो कितना हो जाएगा, 10 - 5 डिवाइडेड बाय 50 जो था वेट ऑफ सॉइल इंटू 100। देखिए, ऊपर आपने लिया कि कितना वेट ऑफ वाटर जो है वो एब्जॉर्ब किया, हमें पता है 5 ग्राम एब्जॉर्ब किया। ठीक है, 10 - 5 ग्राम डिवाइडेड बाय कितना वेट ऑफ सॉइल आपने लिया था, 50 ग्राम लिया था। ठीक है, तो 5 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 से निकल आई आपकी परसेंटेज, यानी 10% पानी जो है आपकी सॉइल ने एब्जॉर्ब किया। ऑलराइट, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, फिर से एक बार इसको देखिए, आप समझ जाएंगे। हमने ये सब तो सिंपल था, देखिए, वेट ऑफ सॉइल 50 ग्राम लिया था, इनिशियली 10 ml था, बाद में 5 ml पानी रह गया, यानी कि 5 ml पानी जो है वो हमारी सॉइल ने एब्जॉर्ब किया। अब हम कह रहे हैं कि 1 ml वाटर का वेट 1 ग्राम होता है। ठीक है, तो यानी 5 ml का वेट कितना हुआ, 5 ग्राम। अब ऊपर हम लिखेंगे कितना पानी एब्जॉर्ब किया, 5 ग्राम, 10 - 5। ठीक है, और नीचे हमने लिखा कि कितना
एक्चुअल में वेट था सॉइल का। 5 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, ये हो गई आपकी परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। ऑलराइट, ओके, अब हमें ये भी पता है कि डिफरेंट सॉइल सैंपल्स जो है वो अलग अलग हिसाब से वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं। हमें पता है कि सैंडी सॉइल जो है वो बहुत कम पानी एब्जॉर्ब करती है और ज्यादा पानी को पर्कुलेट कर देती है। पानी जो है सैंडी सॉइल से बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है। और क्लेई सॉइल इसके ऑपोजिट होता है। क्लेई सॉइल में क्या होता है, ज्यादा पानी एब्जॉर्ब होता है और लेस वाटर जो है वो पर्कुलेट करता है, कम पानी जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। राइट, ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में हमने पढ़ लिया। अब टाइम है कि हम पढ़ें सॉइल एंड क्रॉप्स के बारे में। अब देखिए, इंडिया में अलग अलग तरह की, हर जगह में अलग अलग तरह की सॉइल पाई जाती है। ठीक है, किसी जगह में क्ले सॉइल है, कहीं पे लोमी सॉइल है, कहीं पे सैंडी सॉइल है। और ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जैसे कि विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, ये सारे जो है ये इफेक्ट करते हैं सॉइल प्रोफाइल और उसके स्ट्रक्चर में भी चेंजेस लाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब आप किसी क्रॉप को लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टोमेटो लगा रहे हैं, पोटैटो लगा रहे हैं, या व्हीट लगा रहे हैं, राइस लगा रहे हैं, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें देखी जाती हैं कि उस क्रॉप को कैसा क्लाइमेट चाहिए और किस तरह की सॉइल चाहिए। ठीक है, so climatic factors and type of soil determine the various type of vegetation and crops that might grow in any region। ठीक है, किसी पर्टिकुलर क्रॉप को एक पर्टिकुलर तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है, एक पर्टिकुलर टाइप की सॉइल चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। यही है आपका टॉपिक। सो अगर हम बात करें व्हीट और ग्राम की, ग्राम यानी चने की दाल। ठीक है, सो व्हीट और ग्राम को कैसी सॉइल चाहिए? क्लेई एंड लोमी सॉइल्स आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक व्हीट एंड ग्राम। सच सॉइल्स आर रिच इन ह्यूमस, वेरी फर्टाइल एंड गुड एट रिटेनिंग वाटर। ये सारी प्रॉपर्टीज हमें पता है कि ये लोमी सॉइल की होती हैं। राइट, नाउ पैडी की अगर बात करें तो पैडी यानी कि राइस, उसको चाहिए होती है सॉइल्स रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर हैविंग गुड वाटर कैपेसिटी टू रिटेन वाटर। ओके, सो क्ले सॉइल का हमें पता होता है कि क्ले सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो पैडी के लिए वो काफी अच्छी सॉइल मानी जाती है। पैडी जो है वो ऐसी सॉइल में ग्रो करता है। अगर हम बात करें पल्सेस की, तो लोमी सॉइल्स उनके लिए बेस्ट हैं क्योंकि उसमें आसानी से पानी ड्रेन हो जाता है। राइट, कॉटन की बात करें तो सैंडी लोम और लोम सॉइल्स जो हैं वो सुटेबल हैं क्योंकि उसमें पानी ड्रेन हो जाता है एंड इट कैन ऑल्सो होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर। तो आपको ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं कि पर्टिकुलर जो क्रॉप है उसको किस तरह की सॉइल जो है वो सुटेबल है उसको ग्रो करने के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सॉइल इरोजन की। अब देखिए सॉइल इरोजन क्या होता है? इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल। It is the gradual process of movement and transport of upper layer of soil by different agents जैसे कि water, wind, ice, snow, etc. होता क्या है कि पानी की वजह से, हवा की वजह से, आइस, स्नो, इन सब की वजह से सॉइल की जो अपर लेयर है वो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पर चली जाती है। ठीक है, कभी विंड्स ले जाती हैं, कभी पानी अपने साथ ले जाता है, जैसे फ्लड्स आते हैं तो उसके साथ सॉइल भी चली जाती है। राइट, तो उससे क्या होता है कि टॉप सॉइल जो है, किसी पर्टिकुलर जगह की जो टॉप सॉइल है उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, वो किसी और जगह चली जाती है और इसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन। अब ये हमारे लिए हार्मफुल क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि टॉप सॉइल जो होती है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल लेयर है। राइट, हमने पहले भी पढ़ा है कि टॉप सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल लेयर। तो अगर आपकी मोस्ट फर्टाइल लेयर ही उड़कर कहीं और चली गई या बहकर कहीं और चली गई तो आप उस जगह पर अपनी क्रॉप कैसे लगाएंगे? आपकी क्रॉप तो, आपकी जो सॉइल है, आपका जो लैंड है वो तो इनफर्टाइल हो गया, उसके न्यूट्रिएंट्स वाली सॉइल तो चली गई। राइट, Thus, soil erosion causes loss of fertile land. Soil erosion से क्या होता है? fertile land का loss होता है। तो अगर कोई आपको डिफाइन करने को बोले तो आप कह सकते हैं कि इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल या फिर मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल बाय डिफरेंट एजेंट्स जैसे कि वाटर, विंड, आइस, स्नो एटसेट्रा। ओके, अब देखिए अगर सॉइल इरोजन को हमें कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना है? हमने पहले पढ़ा था कि जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो सॉइल को फर्मली बाइंड करके रखती हैं, ऐसे जकड़ के रखती हैं। ठीक है,
तो जिस जगह में प्लांट्स नहीं होते वहां की सॉइल कैसी हो जाती है, लूज हो जाती है और आसानी से जब भी विंड चलेगी या वाटर आएगा आसानी से मूव हो जाती है। इसीलिए इरोजन हमेशा सॉइल इरोजन वहां ज्यादा होता है जहां पर बहुत कम या फिर बिल्कुल ही वेजिटेशन नहीं होती, क्रॉप्स नहीं होती, जैसे डेजर्ट एरिया या बैरन लैंड्स। ठीक है, cutting of trees and deforestation should be prevented and effort should be made to increase the green areas। इसलिए अगर आप soil erosion को prevent करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि प्लांट की रूट्स जो हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखेंगी और सॉइल इरोजन नहीं होगा। और जितने भी ट्रीज लोग काट रहे हैं या डिफॉरेस्टेशन हो रही है उसको आपको रोकना पड़ेगा। ठीक है, उसे प्रिवेंट करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा प्लांटिंग करनी पड़ेगी सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। ऑलराइट, ठीक है, तो सॉइल इरोजन के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं सॉइल पोल्यूशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सॉइल पोल्यूशन के कॉजेज की, कि क्या कॉजेज हैं जिस वजह से सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। राइट, इसके बहुत सारे कॉजेज हैं, जैसे कि डंपिंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस सच एज प्लास्टिक, पॉलीथीन एटसेट्रा। प्लास्टिक, पॉलीथीन ये पॉलीथीन एटसेट्रा। प्लास्टिक, पॉलीथीन ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो सॉइल में डिग्रेड नहीं होते। राइट, और जब भी आप कचरा फेंकते हैं, वेस्ट फेंकते हैं, उसमें प्लास्टिक होता है, पॉलीथीन होता है, वो अल्टीमेटली सॉइल में चला जाता है। राइट, और सॉइल में वो डिग्रेड नहीं हो पाता, इस वजह से सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, इनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हार्मफुल केमिकल्स भी होते हैं वो विदाउट ट्रीटमेंट जो है सॉइल में ऐड कर दिए जाते हैं, इससे भी सॉइल पोल्यूशन बढ़ रहा है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में जो हम एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब केमिकल्स जो हम यूज कर रहे हैं इसकी वजह से भी सॉइल पोल्यूशन बढ़ रहा है। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? जो ऐड किए जाते